नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है मेरी और वीडियोस से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो आप लोग मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो आप लोग एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि फ़िनलैंड कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर कौन-कौन सी जॉब अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक सेपरेट एक बढ़िया वीडियो बनाया जाए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रुचिका और मेरे चैनल का नाम है मसालेदार जायके। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास हैं एक ऐसे शख्स जो कि फ़िनलैंड में 15 सालों से रह रहे हैं, तो वो अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पर जॉब कैसी अवेलेबल है, कैसे यहाँ पर आया जा सकता है, और भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ हैं कृष्णा जी, और इनसे ही ले लेते हैं इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो कृष्णा जी। थैंक यू रुचिका जी। मैं हूँ कृष्णा और फिनलैंड में करीब 15 सालों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ एक टीचर हूँ वोकेशनल कॉलेज में। तो आगे फिर मैं रुचिका को देता हूँ। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कृष्णा जी का। और अब पूछ लेते हैं कृष्णा जी से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि फिनलैंड कैसे आया जा सकता है। बताइए कृष्णा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रुचिका जी। तो एशिया से अगर आना है यहाँ फिनलैंड में तो इसके दो रास्ते हैं। या तो लोग रेजिडेंट परमिट पे आ सकते हैं, या तो फिर वो वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो वीज़ा जो है वो टेम्परेरी विज़िट के लिए होता है, जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है। तो वीज़ा के रीज़न जो होते हैं वो जैसे सीजनल वर्कर, यहाँ जंगलों में बहुत बेरीज़ होती हैं, जैसे ब्लूबेरीज़ हो गई, और फार्म्स में स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं। तो उनको तोड़ने के लिए जो है वर्करों की ज़रूरत होती है। तो वो सीजनल वर्कर के रूप में समर में वीज़ा दिया जाता है। तो और दूसरा है रेजिडेंट परमिट अगर आना है तो जॉब लेटर, जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है एक, या तो फिर स्टूडेंट वीज़ा में लोग आते हैं, हो सकता है कोई पीएचडी रिसर्च वगैरह करने के लिए भी आते हैं। तो ये पर्पज़ हो जाते हैं। फिर हो जाता है फैमिली टाइज़। फॉर एग्जांपल हस्बैंड को जॉब मिल गई तो फैमिली, वाइफ और बच्चे सब चले आ रहे हैं साथ में, रेजिडेंट परमिट सबको मिल जाता है। उसमें भी सैलरी डिपेंड करती है कि भाई सैलरी उस लेवल की है जिस बेसिस पे सबको दिया जा सके। तो ये सब चीज़ें और आती हैं डिटेल में अंदर, लेकिन मेन दो इंस्ट्रूमेंट हैं आने के, रेजिडेंट परमिट या वीज़ा। इसके अलावा जो है फिनलैंड आने के लिए लोग बिजनेस रेजिडेंट परमिट का भी जो है, एंटरप्रेन्योरशिप रेजिडेंट परमिट का भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस पर यह रहता है कि अगर आपका बिजनेस प्लान वगैरह क्लियर है, इन्वेस्टमेंट आपका क्लियर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और डिसीजन बेसिस पे आप आराम से यहाँ आ भी सकते हो, बिजनेस कर भी सकते हो। तो जैसे अभी कृष्णा जी ने बताया कि जब भी आप फिनलैंड आना चाह रहे हैं, और स्पेशली हम एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान या बांग्लादेश या और भी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से आप वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं, रेजिडेंस परमिट के थ्रू आ सकते हैं। अब इसकी भी बारे में अगर आपको डिटेल में कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपका क्या सवाल है। हम इसके ऊपर अगेन एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। और अब बात करते हैं कि किस तरह की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं फिनलैंड में। तो कृष्णा जी बताइए कि किस तरह की जॉब्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जॉब्स तो खैर देखिए, यहाँ पे सफाई, क्लीनिंग करने से, गार्डनिंग करने से लेकर हवाई जहाज़ चलाने तक की जॉबें अवेलेबल हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि भाई स्किल्स क्या हैं बंदे के पास, किस किस्म का, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके भी अपने रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं। तो अगर वो सारे रूल्स रेगुलेशन मीट करता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, तो भाई जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आती है वो सिर्फ लैंग्वेज की आती है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको फिनिश लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। कि क्लीनर से लेकर हवाई जहाज़ उड़ाने तक की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल हैं। और कुछ जॉब्स के लिए आपको यहाँ के कोर्स करने होते हैं, उसके बाद आपको वो जॉब मिल पाती है। अब हम कुछ सवाल हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उन सवालों को भी ले लिया जाए, और कृष्णा जी क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनसे पूछ लिया जाए। जैसे एक सवाल है विजुअल रॉक स्टार का कि कैन यू मेक वीडियो ऑन फॉरेन इंडियन डॉक्टर्स जॉब्स। और एक सवाल है अमिताज केकरी 4809, इनका एक सवाल था कि टीचर की जॉब के लिए क्या चाहिए। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, वांट टू स्टार्ट टीचिंग इन स्कूल। अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है इंडिया में और एक्सपीरियंस डॉक्टर है इंडिया में, तो उनके लिए यहाँ पर क्या स्कोप है। हाँ, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं।
तो डॉक्टर के बारे में अगर सोचा जाए तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि भाई इंडिया की जो डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो डायरेक्टली यहाँ यूरोप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस वजह से अगर डॉक्टर हैं भी वहाँ से तो वो यहाँ आके सीधे डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। उनको पहले तो यहाँ लाइसेंस लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, और लाइसेंसिंग का भी ये रह जाता है कि भाई यहाँ जो वल्वीरा करके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइसेंसिंग देती है, तो उनसे मतलब बात करनी पड़ेगी क्या प्रोसेस है। बेसिकली ये रहता है कि लैंग्वेज जाना ज़रूरी है, डॉक्टर को जो है लैंग्वेज जाना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से मिनिस्ट्री से एक्रीडेशन लेना पड़ता है कि उनकी डिग्री जो है यहाँ एक्रीडेटेड है कि नहीं है, और उसके बाद वल्वीरा डिसीजन देती है कि भाई वल्वीरा में एप्लीकेशन के बाद उनको डिसीजन मिलता है कि भाई वो किस तरीके से यहाँ अपना डॉक्टर का प्रोफेशन कर सकते हैं। अब रही टीचर की बात, तो टीचिंग में भी ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है हर एक लेवल के टीचर के अपने कोर्सेज होते हैं टीचिंग के। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन में टीचर बनने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे मास्टर्स करना पड़ता है। तो यहाँ कोई भी टीचर एक्सेप्ट इन वोकेशनल कॉलेज में डिफरेंट लेवल के टीचर होते हैं, जो मतलब उनकी सैलरी रेंज भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, किंडरगार्टन में पढ़ाना चाहते हो, या कॉलेज वगैरह में पढ़ाना चाहते हो, तो एटलीस्ट मास्टर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद टीचर्स का लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बेसिकली ये हो जाता है कि फिनिश लैंग्वेज जाननी भी बहुत ज़रूरी रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और किंडरगार्टन होते हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस करने के बाद ही आपको समझ में आएंगी कि मतलब क्या मांग रहे हैं। जहाँ इंस्टीट्यूशन जो आपको जो मतलब आपको जॉब देने के तैयार हैं, वो खुद ही बताइए उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन बेसिकली डायरेक्टली इंडिया से तुरंत आके यहाँ टीचर बनना वो शायद मुश्किल ही है। उसके लिए आपको एक तो लैंग्वेज जाननी पड़ेगी, या फिर यहाँ कुछ कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो उसके बाद जो है आप टीचिंग कर सकते हो। चाहे कितना ही एक्सपीरियंस उनके पास हो, परमानेंट नहीं, परमानेंट टेम्पररी में भी ये रहे। जैसे हो सकता है कि जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में आप टेम्परेरली आपको मिल जाए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिल भी सकता है, लेकिन फिर भी टीचिंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। टेम्परेरली आप कर सकते हो, लेकिन परमानेंट के लिए तो खैर लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेरी के लिए तो वो तो आप जब अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई मिलना है कि नहीं मिलना है। सो थैंक यू कृष्णा जी, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सब आंसर्स जो कृष्णा जी दे रहे हैं। अब एक और सवाल है आयेश तबस्सुम का, कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब विद स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप की किस तरह की जॉब्स यहाँ पर फिनलैंड में अवेलेबल है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जैसे फिनलैंड में ये होता है कि जैसे लेबर मार्केट में जिस फील्ड के वर्कर यहाँ उनको नहीं मिलते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक लिस्ट बना के रखी होती है कि भाई इस कैटेगरी के जॉब अथवा ये मतलब प्रोफेशन में आप बाहर से हायर कर सकते हो। तो जब गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दी होती है, उसके बाद कंपनियां जो हैं बाहर से हायर कर सकती हैं, तो यूरोप के बाहर से। तो हो सकता है जैसे क्लीनिंग के लिए भी किसी को जॉब मिल जाए, या वेटरिंग के लिए भी किसी को जॉब मिल जाए। अब अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आना है, तो भाई आप वेटर के लिए, क्लीनर के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आने के लिए, किसी भी मतलब फील्ड में अगर आपको आना है, तो आप सीधे अप्लाई करो। आप सर्च करो गूगल पे कि भाई फिनलैंड जॉब्स, और जैसे बिजनेस फिनलैंड करके एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके भी बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे भी आप देखो, आपको कोई ना कोई मतलब कंपनियां दिखेंगी, जॉब्स दिखेंगी। आप अप्लाई करो, फेस करो इंटरव्यू, एंड भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद तो फिर जब नौकरी मिल गई, आपको एग्रीमेंट मिल गया, उसके बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करो, बस फटाक से आ जाओ। जैसे अभी कृष्णा जी ने बताया कि स्पॉन्सरशिप की जॉब ऐसे ही है कि अगर आप स्किल्ड हैं, आप वहीं से जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आप इंटरव्यू क्रैक कीजिए और बस जॉब ले लीजिए। जब आपके हाथ में जॉब लेटर होगा तो बस सारी चीज़ें फैसिलिटेट कंपनी खुद ही कर देती है। आप यहाँ पर रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। और हम भी इसी तरीके से आए हैं, हम भी जॉब लेकर यहाँ आए हैं। कैसे आए हैं, किस तरह की जॉब हम यहाँ करते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी कभी। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ और सवालों के ऊपर कृष्णा जी से। तो ये सारी हो गई जॉब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने पूछ लिए। अब पूछ लेते हैं कि सैलरीज कैसे होती हैं यहाँ पर फिनलैंड में। तो कृष्ण जी बताइए कि सैलरी
किस रेंज में मिलती है, कैसे मिलता है सैलरी? सैलरी बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई जब अगर पैसा ना हो तो आदमी की ज़िंदगी भी नहीं आगे चलेगी। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग मतलब यहाँ आते भी हैं तो बहुत सारे मतलब मोटिव होता है कि पैसा कमा लें, बिल्कुल। तो ज़रूरत भी होती है भाई। तो सैलरी जो है यहाँ पे फिनलैंड की लेबर मार्केट बहुत रेगुलेटेड है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे जो है मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी जो है वो लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये साथ में मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई मिनिमम वेज कौन सी प्रोफेशन में कितना देना है। तो फॉर एग्जांपल अभी टुडे आज की डेट में एक क्लीनर की मिनिमम वेज अबाउट 10 यूरो पर आवर होती है और एक टैक्सी ड्राइवर की मिनिमम वेज अबाउट 12 to 13 यूरो पर आवर होती है। अब इसमें भी ये होता है कि भाई अगर उनका एक्सपीरियंस है और वो प्रूफ्ड है तो हो सकता है कि फिर वो लेबर यूनियन में मतलब कैसे लिखा गया है कि कितने साल के एक्सपीरियंस में कितना % एक्स्ट्रा मिलना है सैलरी में, तो वो हो जाता है। फिर सैटरडे को अगर काम करता है कोई तो सैटरडे का कुछ सर्टेन % एक्स्ट्रा मिलता है। संडे को काम करता है तो बहुत सारी लेबर यूनियन एग्रीमेंट में संडे क्लियरली डबल सैलरी मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर सैलरी को ऐड कर देती हैं। लेकिन मिनिमम वेज और सारी जितनी भी मतलब सैलरी रिलेटेड या वेजेस रिलेटेड जो भी मतलब रेगुलेशंस हैं वो सब रिटर्न होते हैं और उसी पे बेस्ड होकर जो है एग्रीमेंट बनते हैं। तो ये एकदम वेरी क्लियर है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना एम्प्लॉय को बहुत ज़रूरी होता है। सीजनल वर्कर, हाँ सीजनल वर्कर की भी सैलरी ऐसे ही इसी हिसाब से मिलेगी, मतलब उनका भी क्लियर होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता है कि भाई कितना पर आवर मिलना है। अच्छा सीजनल वर्करों में ये भी होता है कि उनका पर आवर ना हो के कितना किलो बेरी वो जमा करेंगे, तो उनको जितना जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा हाँ सीजनल का भी आ रहा है मुझे, उनका शायद वो किलो के हिसाब से होता है कि कितना किलो बेरी उन्होंने जमा किया तो वो किलो के हिसाब से जमा करते हैं। बेरी तो जंगल में फ्री है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जंगल तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं शायद एवरी मैंस राइट्स बोलते हैं शायद, अभी मुझे याद है एवरी मैंस राइट्स करके होता है। बड़ा अच्छा आपने पूछा। तो एवरी मैंस राइट्स का जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि मतलब आप कहीं भी जाके जो है जंगल में आप बेरी वगैरह तोड़ सकते हो। तो वहाँ से जो ये तोड़ते हैं तो उसको वज़न करके वज़न के हिसाब से उनको पैसा मिलता हो सकता है 3 यूरो पर किलो हो या 5 यूरो पर किलो हो। तो जितना आप तोड़ोगे जितना आप कर सकते हो उतना आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जो है इंटरनेट से भी मिल सकता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू कृष्णा जी। ये थे कृष्णा जी जो 15 सालों से फिनलैंड में रह रहे हैं और अब यहाँ के सिटीजन भी हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मोर क्लैरिटी के लिए आप फिनलैंड की वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं। थी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों के जो सवालों के जवाब हैं आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर आपके पास कोई और भी सवाल है फिनलैंड से रिलेटेड, फिनलैंड में आने से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उन पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। और बस आई होप आपका दिन अच्छा रहे एंड नमस्कार।